जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 14 मार्च 2024 और दिन है गुरुवार। तो स्टार्ट करेंगे आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। समसामयिक घटना, हम लोग ऐसे घटना को पढ़ते हैं जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, तो चलते हैं आज का क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नजर इसको देख लेंगे, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है भैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपए की कितनी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का शिलान्यास किया गया है, कल ही किया गया है, और हम लोग 2029 तक क्या बनने वाले, सेमीकंडक्टर का हब बनने वाले हैं ना। तो आत्मनिर्भर के लिए ये सारा चीज जरूरी है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्यों जरूरत है, सरकार इतना क्यों दिमाग लगा रही है, ये सारा चीज अभी आपको हम बताने वाले हैं। पाकिस्तान की पहली महिला कौन बनी है। देखिए, पहली महिला से तात्पर्य ये होता है कि किसी भी देश के जो राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, उसकी जो वाइफ होती है, ठीक है, उसी को फर्स्ट लेडी का दर्जा दिया जाता है। बट ये इस बार आपका क्या हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पाकिस्तान में। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी वजह से क्वेश्चन है ना। रणजी ट्रॉफी, चलिए ये हो गया है, कल करेंगे फाइनल, हाफ का लगभग हो ही गया है, तो ये क्वेश्चन आपका आज आ गया। ठीक है, पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल संबंधित है। ठीक है, ये पूरा पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल संबंधित किससे है, इसको देखेंगे। कल प्रधानमंत्री जी इसका भी लॉन्च किए हैं। और एक आपका एक खेल पहल है, जो भी खिलाड़ी हैं जो आगे आपको गोल्ड मेडल जीतना है आगे ओलंपिक में जाके, ठीक है, तो उसी के लिए एक कीर्ति पहल का शुभारंभ किए हम लोग के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। ठीक है, अब आइए, बहुत दिन से ये बात चल रहा था कि हैदराबाद का मुक्ति दिवस घोषित किया जाए, तो कल गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना दे दिया गया है। अब हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। जैसे हम लोग गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं ना, तो उसी तरह से आपका हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएगा। इसको अधिसूचना किसने जारी किया, गृह मंत्रालय के द्वारा होता है ये सारा। निंगल नालामा योजना किस राज्य से संबंधित है, बहुत चर्चा में रहा है ये योजना आपका। चलते हैं आगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कौन है भाई, बूटी हथकरघा के जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उसका हाल ही में आपका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन है, समझ गए हैं कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, दिन भर आपको अपडेट रहना है। ठीक है, आप परीक्षा का तैयारी करते हैं, आपको कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, तो आपको अपडेट रहना जरूरी है। और उस अपडेट के लिए आप क्या क्या पढ़ने वाले, एक बार आपको समझ में आना चाहिए कि हमने आज जो भी अपडेट्स पढ़ा, जो भी अपडेट सुना, न्यूज़पेपर देखा, न्यूज देखा, वो सारा चीज इसमें है कि नहीं है, ये एक आपको मोटा मोटी एक आइडिया आपको बिल्कुल भी होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है। चलते हैं आगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की कितनी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का शिलान्यास किया है। तो आपको पहले ये समझना है कि सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का शिलान्यास किया गया कितना रुपया धनराशि के साथ, 1.25 लाख करोड़ के साथ। तो आपको धनराशि भी बहुत जगह पूछ सकता है कि कितने धनराशि के साथ जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का शिलान्यास किया गया है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो 1.25 लाख करोड़ का खर्चा किया जाना है। ठीक है, और ये कितने फैक्ट्री मतलब कितने सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का शिलान्यास किया है, 3 किया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 2-3 चीज जो फैक्ट चीज है आपका प्रत्येक परीक्षा में पूछा भी जाता है और उसको आप जान भी लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका, सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर कहने का मतलब आप लोग जानते होइएगा, अर्धचालक बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक से तात्पर्य क्या है कि एक ऐसा पदार्थ हो, ऐसा हो जिसमें अधिक चालकता भी नहीं हो और जिसमें सबसे कम चालकता भी, मतलब जो ज्यादा सुचालक भी नहीं हो, जो ज्यादा कुचालक भी नहीं हो, यानी बीचा बीच हो, उसी को क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। अर्धचालक कहने का मतलब ये भी आप एक तरह से कह सकते हैं, जैसे तांबा की चालकता से कम होना चाहिए, तांबा की चालकता से, यहाँ पे तांबा लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कहिए, तांबा की चालकता से कम होना चाहिए। और ये जो आपका कांच है, कांच के चालकता से अधिक होना चाहिए। ठीक है, कांच के चालकता से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जो इसी बीच के स्थिति का होगा उसी को क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। यानी ना जो ज्यादा सुचालक हो और ना जो कुचालक हो, जो बीचे बीच हो, इसी को हम लोग अर्धचालक कहेंगे। जैसे में क्या कहिएगा, जैसे में आपका बहुत बार नहीं आता, जैसे सिलिकॉन आता है, क्या कहिएगा, सिलिकॉन। ठीक है, ये सब चीज याद रखिए, आपको एग्जामों में पूछ लेता है कि इनमें से अर्धचालक कौन है। जैसे जर्मेनियम, क्या कहिएगा, जर्मेनियम। ठीक है, तो आपको पूछ लेता है ना, ये सब जर्मेनियम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, गैलियम है, गैलियम। ठीक है, गैलियम है। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये आपका ये सब अर्धचालक है। अब इसका काम क्या है भाई, इतना इसके पीछे हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, कोविड के बाद हम लोग को भारत सरकार को, यानी हम लोग को ये लगा कि अगर सेमीकंडक्टर खुद हमारे देश में अगर हम लोग नहीं बनाते हैं, जो चिप होता है उसको नहीं बनाएंगे, तो आने वाले समय में जो हम लोग विकसित भारत बोल रहे हैं कि हम लोग जो है क्या करेंगे भाई, 2047 तक क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब संभव ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े सेमीकंडक्टर का हर जगह यूज है और वो चीज अपने देश में नहीं बनेगा, हम लोग आयात पे निर्भर करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर के सरकार एक क्या बनाए, अपना सेमीकंडक्टर नीति बनाए। ठीक है, और इस नीति के तहत 2029, याद रखिएगा, क्या कीजिएगा, 2029 तक सरकार जा रही है कि अपना सेमीकंडक्टर का क्या बन जाए, हब बन जाए। अभी जो भी सेमीकंडक्टर उत्पादन कर रहे हैं, तो इतना आपका जो चिप बनेगा तो इतना माइक्रो लेवल का नहीं बनेगा। अभी हम लोग के यहाँ पे मैक्सिमम जो बनने वाला है 22 नैनोमीटर तक जाएगा। ठीक है, 28, 22, 50
और आपका 52 55 तक बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये चिप का आपका जो नैनोमीटर का होता है, तो ये तो बहुत ऊपर हो गया, ठीक है ना। इससे बहुत छोटी, और जितनी छोटी छोटी चिप होता है वो उतनी कारगर होता है, यानी उतने बड़े बड़े मशीन पे, जैसे आपका मोबाइल में है ना, तो अगर इतना बड़ा बड़ा चिप थोड़ा लगता है, उसमें बहुत छोटी छोटी चिप लगता है। और ये सब सबसे छोटी छोटी चिप का जो निर्माण करता है, कौन करता है, ताइवान करता है। तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो बड़े से ही करेंगे, ठीक है। इतना हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी बाद में लेके आएंगे, तो ये सारा चीज करेंगे। तो ये समझिए कि जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आज के जमाने में हर एक उस जगह में है, जो भी चीज आज आप यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं, सब जगह में सेमीकंडक्टर है। जैसे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए उसको क्या चाहिए भाई, उसका धड़कन चाहिए, है ना, उसको हार्ट चाहिए। अगर उसका हार्ट नहीं रहेगा तो क्या, पंप नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह से आप जैसे एसी है, फ्रिज है, मोबाइल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो भी चीज आप देख रहे हैं, जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, उन सारे चीजों में जो चिप होता है, चिप के रूप में सेमीकंडक्टर, जैसे हम लोग का दिल काम करता है उसी तरह से उसमें चिप काम करता है। और वो चिप किसका बना रहता है, यही आपका सेमीकंडक्टर का बना रहता है, ठीक है। और इस सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हमारे देश में कोई चीज का कोई एक तरह से कोई सुविधा ही नहीं था। उस सुविधा को बनाने के लिए सरकार, जब कोविड आया, कोविड के बाद सरकार को पता चला कि हम लोग कितना ताइवान से लेके आएंगे, ठीक है। और पूरे विश्व में इस चिप का, इस सेमीकंडक्टर का जो चिप बनता है, ठीक है, इसका जो अधिकार है वो ताइवान के पास है। इसी वजह से देखिएगा इतना छोटा सा देश है, ठीक है, उसको कोई देश का दर्जा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। भारत उसको देश का दर्जा हुआ दिया नहीं है, ठीक है। आपको वन चाइना पॉलिसी भारत मानता है, अमेरिका मानता है, मगर तब भी देखिएगा ताइवान से अपना क्या करता है, अपना व्यापार करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जिसके पास ये टेक्नोलॉजी हो, चिप बनाता है एकदम, अभी आप 2 नैनोमीटर का बनाता है, 1 नैनोमीटर का बनाता है, 3, हम अभी तो हम लोग अभी क्या बोले आपको, 22 नैनोमीटर का बनाएंगे, 28 का बनाएंगे, 50 का बनाएंगे, 55 का बनाएंगे। ये लोग इतना तक पहुंच गया, ठीक है। मतलब जितना छोटा नैनोमीटर का आपका चिप होगा, उतना बेहतर से बेहतर चीजों को समझा जाएगा। चाइना का है या ताइवान का है, ठीक है, इन लोग का क्या है, एक अधिकार है आपका चिप पे, ठीक है। अमेरिका का एक अधिकार नहीं है, वो क्या करता है ना, अपना फैक्ट्री स्टेबल मतलब अपना लगवा दिया है इस जगह में, फिर जाके उसका बनाता, मगर उसके वहां पे ये सारा चीज नहीं बनता है। तो भारत में हम लोग का क्या है, सेमीकंडक्टर बनने जा रहा है सरकार के द्वारा, 3 कंपनी का, मतलब 3 जगह बनाने के बारे में कहा। एक तो सबसे पहली बात क्या कि ये जो वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर उत्पादन होगा वो आपका धोलेरा में होगा, ठीक है। धोलेरा कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। इसको किसके द्वारा बनवाया जा रहा है, टाटा ग्रुप के द्वारा। और एक आप आसम का, आसम में बन रहा है, ठीक है, मोड़ी गांव में। और एक सानंद है जगह आपका, कहाँ पे, गुजरात में। ये 3 आपका बनने जा रहा है, ठीक है। तो तीनों को याद रखेगा। पहला वाला जो याद रखेगा, इसको क्या है, वाणिज्यिक रूप से बनने का, ठीक है, आपका सेमीकंडक्टर का उत्पादन करेगा, जिसका कहाँ पे, आपका धोलेरा में है। कहाँ कहिएगा, धोलेरा में है, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। और ये किसके द्वारा, टाटा जो है ना, टाटा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जो है आपका ये बनाया जा रहा है, ठीक है। इसको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आपका जो है प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये आपका बनाया जा रहा है। और एक ताइवान की कंपनी है, उसी के साथ मिलकर के ये चीज आपका कर रहा है, धोलेरा वाला। और एक दूसरा कौन सा है, तो ये आपका मोरेगांव है, ठीक है। ये मोरेगांव कहाँ पे, आसम में है, ठीक है। ये भी आपका किसके द्वारा बनाया जा रहा है, टाटा के ही द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है, टाटा के द्वारा। तीसरा आपका कहाँ बनेगा, ये सानंद में बनेगा। ये सानंद कहाँ पे है भैया, ये सानंद आपका गुजरात में है। और इसको बनाएगा आपका एक सीजी कंपनी है मुंबई की, ठीक है, उसके साथ एक जापान की कंपनी है, वो दोनों मिलकर के आपका ये बनाएगा। और इसका उत्पादन, सबसे पहले उत्पादन आपका धोलेरा का 2026 में हो जाने वाला है। कब, 2026 में। तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए कि सेमीकंडक्टर क्यों जरूरी है। आगे में अगर भारत को लीड लेना है, भारत को आगे निकलना है हर चीज में, तो सेमीकंडक्टर अपने यहाँ पे उत्पादन होना ही होना जरूरी है। अब सेमीकंडक्टर यहाँ पे उत्पादन होगा, रोजगार मिलेगा, है कि नहीं है। हम लोग का जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, ठीक है, देखिए मोबाइल में चिप्स लगता है, एसी में चिप्स लगता है, जो भी चिप्स, जो भी सारी चीज में चिप्स लगता है, उसका दाम भी कम हो जाएगा, तो कॉस्टिंग भी लोग आराम से खरीद भी सकता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, चिप्स आयात करते हैं, तो दाम भी महंगा होता है, मार्केट में भी महंगा मिलता है कि नहीं है। तो ये चिप्स, देखिए ये चिप्स को तो एक बार और आपको समझा दिए, फिर आपको हम बता देते हैं चिप्स का मतलब क्या होता है ना। जो डायोड होता है ना, वो डायोड को कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो अपना जरूरत के हिसाब से ले लिया, फिर क्या किया, अगर आगे बंद करना, देखिए ऑटोमेटिक, जैसे आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं, चलाने के लिए छोड़ दिए, वो कुछ समय बाद चलते चलते अपने आप रुक जाता है, तो किसके कारण, यही आपका चिप्स के कारण, समझ जाइए। जैसे एसी चलाते हैं, किसके कारण ऐसा चीज संभव हो पाता है कि कुछ हुआ, फिर ज्यादा हो गया तो बंद हो गया, यानी वो लिमिट तक देगा, ठीक है। लिमिट तक देने के बाद देखेगा कि नहीं अब हो गया है, अब ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। उसमें एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है कि वो अपने आप उसको क्या करे, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, रोक देता है, यानी ऑटोमेटिक वाला चीज, जो भी सारा चीज देखते हैं, ये सारा चीज आपका चिप का खेल है, यही आपका सेमीकंडक्टर का खेल है। ये बहुत छोटा छोटा बनता है, ये सारा हम लोग के यहाँ पे बनने वाला है। मेरे हिसाब से बात क्लियर है। इंडिया, ये क्या है, इंडिया टेक चिप फॉर विकसित भारत कार्यक्रम कल हो रहा था आपका, मोदी जी इसी कार्यक्रम में गए थे। इसी दौरान में 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का न्यू रखी गई है। इसमें से 2 प्लांट आपका गुजरात में है, जो आपको बोल दिए, एगो सानंद हो जाएगा, एगो धोलेरा हो जाएगा। धोलेरा में वाणिज्यिक रूप से आपका
सेमीकंडक्टर का उत्पादन किया जाएगा, तो टाटा इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, एक ताइवानी कंपनी मिलकर के, ठीक है। फैसिलिटी किया जा रहा है, इसमें से 2 प्लांट आपका गुजरात में लगेगा, ठीक है, और एक असम में लगेगा। देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर गुजरात के धोलेरा में स्थापित होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार की जाएगी। असम के मोरीगांव में और सानंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आउटसोर्स वाला कहेगा तो आप क्या कहिएगा, मोरीगांव में और एक सानंद में, और वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर ये फैब्रिकेशन लिमिटेड वाला कहेगा तो ये आपका कहाँ पे मार देना है भैया, तो धोलेरा में मार देना है। तो कहने का मतलब है ये आपका 2026 तक यहाँ से उत्पादन भी शुरू हो जाएगा, बोल भी दिया गया है सरकार के द्वारा, है ना। गुजरात के धोलेरा में असम के फैसिलिटी की जिम्मेदारी टाटा को ग्रुप दिया गया है, यानी कहने का मतलब ये होगा गुजरात और धोलेरा में जो कंपनी बनेगी, जो आपका फैक्ट्री लग रहा है, वो टाटा ग्रुप को दिया गया है। साल 2026 तक यहाँ पे कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं पे सानंद और मुंबई वाला सीजी पावर और जापान की कंपनी मिलकर के ये आपका स्थापित किया जाएगा। तो हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। और ये जो आपको चिप के बारे में बताए हैं, ठीक है, तो इस चिप को थोड़ा सा जानिएगा। और कितने कितने नैनोमीटर का करने वाला है भारत, तो फिर से एक बार आप जान लीजिए कि अभी हम लोग 28 नैनोमीटर का करने वाले हैं, 22 नैनोमीटर का आगे में भी होगा, मतलब ऐसी बार होगा, ठीक है, यही सब प्लांट में। क्योंकि देखिए इसको टेक्नोलॉजी बहुत चाहिए, इतना टेक्नोलॉजी अभी भारत के पास है नहीं। अभी हम लोग टेक्नोलॉजी लोग से ले रहे हैं, जापान से देख रहे हैं, बार बार की कंपनी आ रही है, उससे टेक्नोलॉजी लेंगे, यहाँ पे लोग थोड़ा दक्ष होगा, फिर जाके हम लोग छोटी से छोटी नैनोमीटर का क्या बना सकते हैं। सब इतना बड़ा बड़ा नैनोमीटर का लेकर ये जो है चिप बना करके जो यूज है, इतना यूज नहीं हो सकता है। हम लोग निर्यात भी करेंगे, अपने यहाँ पे बनाएंगे, जब तक छोटा नहीं बनेगा तब तक थोड़े होगा। अभी इतना बनेगा, आपका 50 बनेगा, 55 नैनोमीटर का भी हम लोग बनाने का जो कैपेसिटी है, जो बनाया जा रहा है, ये कंपनी जो भी स्थापित हो रहा है, ये इतने ही का भी बनेगा। फिर आगे में जाकर के ये सारा जो भी चीज होने वाला है वो आपका होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान की पहली महिला कौन बनी है। देखिए पाकिस्तान की पहली महिला कहने का मतलब ये हुआ किसी भी देश का पहली महिला ऐसे मतलब वो महिला बनती है, ठीक है, कि जो क्या है किसी प्रेसिडेंट हो, ठीक है, यानी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उसकी जो वाइफ होती है, उसकी जो पत्नी होती है, ठीक है, पत्नी हो या वाइफ हो, उसी को जो है क्या कहते हैं भाई, पहली महिला कहा जाता है, ठीक है, पहली महिला उसी को कहा जाता है। मगर इस बार यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो है अभी वहां के जो राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी, अभी आपको हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले पता है कि 14वें राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, और 24वें प्रधानमंत्री आपका शहबाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने और 14वें राष्ट्रपति बन गए कौन, आसिफ अली जरदारी, ठीक है। और ये आसिफ अली जरदारी कौन है, तो एक आदमी का, एक महिला का नाम सुनते हुइएगा, पहली कोई महिला मतलब मुस्लिम देश का महिला प्रधानमंत्री बनने वाले थे बेनजीर भुट्टो, और उसी बेनजीर भुट्टो का हस्बैंड है कौन, आसिफ अली जरदारी। बेनजीर भुट्टो का मृत्यु हो जाता है 2007 में, ठीक है, उसको मार दिया जाता है। और इसी बेनजीर भुट्टो का, यही बेनजीर है ना, ये बेनजीर भुट्टो का बेटी है आपका आसिफा। कौन है भैया, ये आसिफा भुट्टो जरदारी। और इसी आसिफा भुट्टो जरदारी का जो है, जरदारी को ये आसिफ अली जरदारी के द्वारा घोषणा किया गया है कि जो पाकिस्तान की पहली महिला होगी ये आपका आसिफा भुट्टो जरदारी होंगी, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। और ये विवाद में क्यों है, ये अक्सर ये जो पहली महिला होता है, इसका जो आपका खिताब दिया जाता है, उसको दिया जाता है अपनी पत्नी को, ठीक है। मगर कभी कभी ऐसा हुआ है कि लोग अपने बहन को भी दे देता है, बेटी को भी दे देता है, क्योंकि इसका पत्नी है नहीं। और बेनजीर भुट्टो का मृत्यु 2007 में ही हो गया था। इसकी मृत्यु के बाद ही ये राजनीति में आया आसिफ अली जरदारी, ठीक है। उस टाइम पहली बार राष्ट्रपति बना था 2008 में, ठीक है, फिर अभी जाके दूसरी बार राष्ट्रपति बना है आसिफ अली जरदारी। तो आसिफ अली जरदारी का जो पार्टी है, उस पार्टी को याद रखिएगा, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, ठीक है। और इसी का जो बेटा है आपका बिलावल भुट्टो है, ठीक है। तो इसका बेटा बिलावल भुट्टो और बेटी कौन सा हो जाएगा, आसिफा भुट्टो जरदारी। और यही पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। थोड़ा विवाद में आया है, जब से इसका नाम घोषणा किया है तो पाकिस्तान में थोड़ा सा आपका चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। कवरेज, मीडिया में कवरेज मिल रहा है, पेपर में जगह मिल रहा है, तो हम लोग को भी जगह देना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग पेपर पढ़ते होइएगा तो देखते होइएगा, ठीक है, बीबीसी में जाइएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। तो यही है आसिफा भुट्टो जरदारी, जो अपनी बेटी को पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बनाया है। और ये है आसिफ अली जरदारी, जो ये कौन है भैया, पाकिस्तान के में दूसरी बार अपना राष्ट्रपति बने हैं। और पहला बार जो है 2008 में बना था। इसकी माता का नाम बेनजीर भुट्टो है, जिसका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो देश में नवनियुक्त राष्ट्रपति आसिफ कौन है, आसिफा जरदारी अपनी बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी को देश की प्रथम महिला के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने का फैसला किया है। और आमतौर पर देश के प्रथम महिला जो है क्या होती है, राष्ट्रपति की पत्नियां ही होती हैं, जिसको लेकर के ये चर्चा में बना हुआ है। क्योंकि देखिए रणजी ट्रॉफी के बारे में आज आपको नहीं बताएंगे, मगर इतना जान लीजिए कि रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है भैया किसने, मुंबई ने। कल आपका लगभग विदर्भ और मुंबई के बीच खेल हो रहा है, ठीक है, मगर फाइनली अभी आपका
बात निकल के नहीं आया है, अभी नहीं बताएंगे, कल ही बताएंगे। सबसे पुराना ट्रॉफी है, ठीक है, और ये आपका मुंबई ही जीत गया है, लगभग मिला जुला के सारा चीज क्लियर है ना। तो ये आपको कल होगा, ये क्वेश्चन आज डाल दिया गया था, हम लिखे नहीं थे, ठीक है। तो चले, पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल संबंधित है, ठीक है। ये पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल क्या है भैया, तो देखिए ये पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल ये है, जैसे कि ये सबसे पहले ये जानिए कि ये किसको दिया जाएगा, तो ये वंचित वंचित जो भी वर्ग है, ठीक है, जो एससी एसटी लोग है, उसी वर्गों के लिए, वंचित वर्गों के लिए ये पोर्टल आपको प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कल लॉन्च किया गया है। पहले इसको आपको बता देते हैं कि ये आखिर में है क्या, ठीक है। प्रधानमंत्री ने सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल का उद्देश्य यह अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों को लिए, ठीक है, और स्वास्थ्य श्रमिक सहित देश भर के पात्र जो भी लोग हैं व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। इस पोर्टल का मतलब यही है कि जितने भी आपका एक तरह से समझिए कि सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है, ठीक है, उसका उत्थान के लिए, उसको कल्याण के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किए, जिसमें से पिछड़ा वर्ग हो जाएगा, ठीक है, श्रमिक हो जाएंगे, ठीक है, और जो भी व्यक्ति हैं जो ऋण सहायता प्रदान करना है, उस पोर्टल के माध्यम से, सूरज पोर्टल के माध्यम से आपको वहां पे ऋण प्रदान किया जाएगा, और डायरेक्ट जो भी आप स्कीम योजना का लाभार्थी है डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। इस पोर्टल में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पोर्टल याद रखना है, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद से उद्घाटन किए, तो हम लोग के लिए क्या है भैया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं कि नहीं है। तो सूरज राष्ट्रीय पोर्टल किससे संबंधित हो जाएगा, वंचित वर्गों से संबंधित हो जाएंगे, कि ऐसे लोग जो है सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना, उसको कोई भी अपना स्कीम का योजना का लाभ नहीं मिलता है, वहां पे जाएंगे उस पोर्टल के माध्यम से उसको वो आपका क्या लाभ मिल जाएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है खेलो क्या भैया, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या किया है, चंडीगढ़ से राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा भैया, किरीति। किरीति कहने का मतलब ये होता है ना, किरीति मतलब KIRTI ये ना होता है, तो क्या होगा, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट, ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी यही ना होता है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन होता है। किरीति का शुभारंभ कौन किए हैं, अनुराग ठाकुर किए हैं। कहाँ से किए हैं भैया, अनुराग ठाकुर किए हैं। कहाँ से किए हैं, तो चंडीगढ़ से किए। चंडीगढ़ आपका बहुत ज्यादा क्या था भैया, आपका बहुत ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ था, कौन, मेयर चुनाव को लेकर के। तो याद रखिएगा किरीति, देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना, ये जो पहल है, इस पहल का मतलब क्या है, सरकार चाह रही है जैसे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम हो, ठीक है, जितने भी आपका वर्ल्ड वाइड जो भी आपका विश्व स्तर पर जो भी गेम होता है, वहां पे भारत का पदक तालिका में आज के डेट में पूरे विश्व में जनसंख्या हम लोग का कितना है, 142 करोड़ 86 लाख, समझ रहे हैं, यानी 143 मतलब 143 करोड़ की जनसंख्या है जिस देश में, पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या हो। तो भैया हमारे यहाँ पे तो हर चीज ज्यादा आना चाहिए, मेडल तो ज्यादा आना ही आना चाहिए, मगर हमारे यहाँ पे मेडल कोई भी गेम होता है ना, तो देखिएगा मेडल पदक तालिका में ना हम लोग क्या है, चौथे नंबर में, 5वें नंबर में, 8वें नंबर में, 10वें नंबर में। ओलंपिक में तो बहुत ही दूर है, ठीक है, और भी गोल्ड में तो और भी बहुत ज्यादा दूर है, आता भी है तो कौन सा, रजत आता है और कांस्य आता है, गोल्ड तो आता ही नहीं आता है। तो इसी सारे चीज को खोज के लिए केंद्र सरकार देख रहे हैं, खेलो इंडिया चला रहे हैं, अलग अलग पहल चला रहे हैं, जिससे क्या है, जिस व्यक्ति के, जिस लड़का के अंदर प्रतिभा होगा, ठीक है, जिसके अंदर वो क्वालिटी होगा, वो क्या होगा ना, इसके तहत खोजा जाएगा। ऐसे बच्चे एप्लीकेशन अपना फॉर्म भर सकते हैं, और फिर स्टेट में जो भी है उसको खेल करके उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और आगे के लिए उसको तैयार किया जाएगा। इस पहल का मतलब यही है। तो हम लोग के जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, उसके द्वारा ये पहल का शुरुआत किया गया, कहां से, चंडीगढ़ से, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर पूछ देगा तो क्या कहिएगा, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। कहां से शुरू करेंगे, चंडीगढ़ से करेंगे। समझ गए मेरी बात को कि कृति स्कीम क्या है, तो कृति स्कीम यही है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि खेल प्रतिभाओं को खोज करके उसको क्या करना है भाई, उसको प्रशिक्षण देकर के आगे लेके जाना है। और सरकार का उद्देश्य क्या है, जो भी पदक तालिका में हम लोग का जो ये हाल है, ये स्थिति है, ये स्थिति नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खेलो इंडिया का भी तो सारा सीजन आपका चल ही रहा था, थोड़ा सा रिवीजन करा देगा। देखिए रिवीजन कराना तो मेरा कोई बात नहीं, हम करा देंगे, मगर क्या है ना, थोड़ा सा समय लग जाता है। चलते हैं आगे, बस ये जानिए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो लास्ट वाला समापन हुआ आपका कहाँ पे, असम में हुआ, और सबसे अधिक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ही जीत के लेके गया है इस बार, ठीक है। इस बार का जो खेलो इंडिया चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो रहा था आपका, ठीक है, यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ही सबसे अधिक लेके गया। कहाँ पे हो रहा था, असम में हो रहा था, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था, तो अष्टलक्ष्मी था, ठीक है, क्या कहिएगा, अष्टलक्ष्मी था, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, अष्टलक्ष्मी इस बार का शुभंकर था, असम में हो रहा था, और बहुत धूमधाम से हुआ, सबसे अधिक चंडीगढ़। और इसी चंडीगढ़ से आपका कीर्ति खेल मंत्री ने क्या किया है भैया, इसका शुभारंभ किया कीर्ति का, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी याद रहेगा। अब खेलो इंडिया
पैरा गेम हुआ था दिल्ली में, हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था वो आपका तमिलनाडु में हुआ था। बस इतना ही तो है, खेल खत्म है, हो गया, रिवीजन भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हैदराबाद मुक्ति दिवस स्वाधीनता दिवस के रूप में किस तारीख को अधिसूचित किया है? तो सबसे पहले ये जानिए कि हैदराबाद मुक्ति दिवस की बात आया, इतना दिन बाद आया, क्यों आया है, तो थोड़ा सा पहले इसी को समझ जाइए, फिर आगे बात करेंगे। तो गृह मंत्रालय ने क्या किया भैया, अधिसूचना जारी किया है कि भैया हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 17 सितंबर को मनाया जाएगा। बस ये बात समझ गए ना कि 17 दिसंबर को हैदराबाद को मुक्ति दिवस मनाने का गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी किया गया है। प्रत्येक वर्ष जो है 17 सितंबर को हम लोग क्या मनाएंगे, हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए अब पहले ये जान लीजिए कि हम लोग का जो है, हम लोग गुलाम थे, ये बात तो क्लियर है ना कि हम लोग गुलाम थे। किसका गुलाम थे भाई? अंग्रेज का गुलाम थे। तो अंग्रेज के गुलाम थे, तो अंग्रेज के पास जो अपना भारत जो था, भारत दो तरह का भारत हुआ करता था पहले, ठीक है, एक क्या था, ब्रिटिश भारत था, ठीक है, और एक जो था वो देसी रियासत था। तो अभी जो हैदराबाद की बात कर रहे हैं, ये किस में आता था? देसी रियासत में बात। तो ये बात समझ आइएगा ना कि भारत जो है पहले दो तरह का था, एक देसी रियासत था और एक क्या था, क्या कहिएगा, ब्रिटिश भारत था। जो हम लोग को आजादी मिला, किससे आजादी मिला था? ब्रिटिश भारत से मिला था। यानी ब्रिटिश के पास जो क्षेत्र था, जो कॉलोनी था, जो एरिया था, वो ब्रिटिश हम लोग को दे करके हम लोग को बोला कि भाई आप यहाँ का शासन प्रशासन करो, अब हम लोग चले। तो हम लोग को जो आजादी मिली, किससे मिली थी? क्या कहिएगा, ब्रिटिश। ब्रिटिश होगा तो ब्रिटिश भारत अपना ही क्षेत्र को ना सौंप के जाएगा, तो सौंप करके चला गया, वो हो गया आपका ब्रिटिश भारत। और एक दूसरा भारत कौन सा था? देसी रियासत। तो देसी रियासत एक दो नहीं था, अच्छा खासा था, लगभग 565 देसी रियासत हुआ करता था, ठीक है। अब ये देसी रियासत क्या है, तो देखिए देसी रियासत भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ब्रिटिश के ही अंदर था। आपको वो बताते हैं, वो कैसे बताते हैं। देखिए देसी रियासत क्यों हुआ, आपका एक सहायक संधि आया था, ठीक है, सहायक संधि आया, ठीक है, सहायक संधि वेलेजले के टाइम, याद रखिएगा इसको, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, वेलेजले के टाइम आया था, वेलेजले के टाइम आपका ये आया था सहायक संधि। फिर आपका जो है आपका एक राज्य हड़प नीति आया था, इसको भी याद रखिएगा। इन सब सारे चीज नीतियों पर बहुत सारे जो देसी रियासत था, वो सारा देसी रियासत डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके अंदर में चला गया? अंग्रेज के अंदर में चला गया, ठीक है। और पहला पहला जो है सहायक संधि के साथ, ये वेलेजले के साथ सहायक संधि करने वाला जो है 1795 में आपका कौन था? यही हैदराबाद था। याद रखिएगा ये वाला डेट जो हम दिखा रहे हैं, 1795 में कहाँ गए भैया, अरे कहीं नहीं लिख रहे, 1795 में सबसे पहले वेलेजले के साथ सहायक संधि करने वाले कौन थे? हैदराबादी थे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ, दो तरह का भारत, कहने का मतलब ये हुआ कि एक था ब्रिटिश भारत था, एक था आपका देसी रियासत। इस देसी रियासत डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अंग्रेज के साथ था। वो कैसे था? अलग अलग समय में अलग अलग गवर्नर जनरल अलग अलग रूल लेके आया करता था, और उस रूल के तहत ये था, क्योंकि अंग्रेज का उद्देश्य था कि जितने भी देसी रियासत है सबको अपने पास मिला ले। हमको क्या चाहिए, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना अखंड भारत चाहिए, तो उसको भी क्या चाहिए था? अखंड भारत चाहिए था, ठीक है। उस अखंड भारत में देसी रियासत क्या एक तरह से अड़चन आता था, ठीक है। उस अड़चन को दूर करने के लिए इन लोग सहायक संधि का कहने का मतलब ये हुआ कि क्या करेंगे, आपको किसी भी देसी रियासत को अपना सेना रखना पड़ेगा। सेना का काम का कार्यभार कौन उठाएगा? अंग्रेज। मतलब ये आपका अंग्रेज, आपका ब्रिटिश जो कंपनी थी, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगी। साथ में उस सेना का जो है खर्चा उर्चा है, उस खर्चा आपको देना पड़ेगा। अगर आप सेना का खर्चा नहीं देते हैं, ठीक है, तो आपका जो भूभाग है, क्षेत्र है, क्षेत्र को हड़प लिया जाएगा। और इसी तरह से इस सहायक संधि की चपेट में बहुत सारे देसी रियासत आए। इसी राज्य हड़प नीति में बहुत सारे देसी रियासत आए। हम आपको उतना हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, बस इतना जानिएगा कि वेलेजले की सहायक संधि के साथ सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 1795 में हैदराबाद था। और जैसे ही हम लोग भारत आजाद हो गए, भारत कब आजाद हुए भाई? 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए। कब हो गए? 1947 को आजाद हो गए। मगर एक भारत तो आजाद हो गया जो आपका ब्रिटिश भारत था, मगर एक भारत और था जो आपको बोले देसी रियासत, वो लोग आजाद, वो लोग का अलग ही आजादी था। वो लोग भी अंग्रेज से आजाद हुआ, मगर वो लोग इसमें नहीं था। ये लोग क्या बोला कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब अंग्रेज कुछ ऐसा सिस्टम भी कर दिया था, उधर जाएंगे नहीं। बस इतना समझिए कि ये लोग जो है उस टाइम भारत जो हम लोग का जो अभी संघ देखते हैं, ठीक है, इस संघ में हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कश्मीर है, नहीं मिला था, ठीक है। ये बहुत सरदार वल्लभ भाई पटेल के और बहुत सारे लोग के प्रयास से ये सारा चीज हुआ। तो हुआ क्या कि ये जो है मिला भारत में कब? तो क्या कहिएगा, 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत कौन है? हैदराबाद जो है भारत संघ में मिला, ठीक है, भारत संघ में मिला। यहाँ का जो उस टाइम निजाम हुआ करता था, आजादी जब हम लोग को मिला 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम यहाँ का निजाम था आपका कौन था भैया? उसका निजाम का नाम बड़ा बढ़िया नाम था उसका,
कौन खां था, ठीक है, बड़ा बढ़िया नाम था, कौन, अली खान था, ठीक है, अभी बताते उसका नाम, अली खान था, ठीक है, हाँ उस्मान अली खान, ठीक है, तो इसका नाम तो याद रखिएगा। जब हम लोग भारत आजाद हुआ था उस टाइम जो है कौन थे, उस्मान अली खान, उस्मान अली खान को ये जो है ना भारत में मिलना नहीं चाह रहा था, बहुत जो है ये क्या किया, गड़बड़ किया कि हमको जो है, इसका कहने का मतलब ये था कि हमको भारत संघ में नहीं मिलना है। एगो ये हैदराबाद हो गया, दूसरा आपका जूनागढ़ हो गया, जूनागढ़ हो गया, और तीसरा आपका कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो पहले आपको इसके बाद इधर बाद में आता, पहले जो बता देते हैं आपको, जम्मू कश्मीर ये तो भैया 26 अक्टूबर 1947 को मिल गया, ठीक है, तो इसका डेट तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि विलय पत्र पर राजा हरि सिंह कब सिग्नेचर किया था, 26 अक्टूबर 1947 को कर दिया था, ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल भी याद रखना है। बचा जूनागढ़, जूनागढ़ भी 9 नवंबर को यहाँ पे जो है, क्योंकि जूनागढ़ का जो राजा था ना, इसका नाम क्या था, महाबत खान, ठीक है, ये महाबत खान भी बहुत ड्रामा किया और फाइनली ये बोला कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, तब यहाँ का जनता जो है विद्रोह में उतर आया और यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ 9 नवंबर को जो है, ये फाइनली यहाँ पे 9 नवंबर 1947 को ये भी जाके हम लोग के भारत संघ में मिल गया। और यहाँ पे जो है ना आपका 20 फरवरी को क्या होता है भैया, तो क्या कहिएगा, जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह में भारत के साथ रहने का सब कुछ जनता जो है फैसला किया। तो सबसे पहले आजादी के बाद सबसे पहले किसने मिला, जम्मू कश्मीर 22 अक्टूबर 1947 को, फिर नवंबर में कौन आया, जूनागढ़, अब 1948 में आई है, ये अहमदाबाद नहीं आ रहा था, इसके साथ बहुत कहानी गड़बड़ था, ठीक है, उस्मान अली खान जो था ये बहुत ड्रामेबाज आदमी था, ये बोला कि हम नहीं आएंगे, तो फिर भारतीय सेना के द्वारा एक आपका चला ऑपरेशन पोलो, क्या कहिएगा, ऑपरेशन पोलो को बिल्कुल भी याद रखिएगा कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो क्या कहिएगा, हैदराबाद से संबंधित है। 13 तारीख को ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ आपका, ऑपरेशन पोलो कब शुरू हुआ, क्या कहिएगा, ऑपरेशन पोलो जो है, क्योंकि देखिए पोलो का ग्राउंड उस समय में जब भारत आजाद हो रहा था, पूरे विश्व का अमीर आदमी में से आपका उस्मान अली खान आता था, ये समझ जाइए, अभी ना हैदराबाद का ये हाल है, उस समय में पूरे विश्व में अमीर आदमी में आता था भैया उस्मान अली खान, तो वहां पे पोलो ओलो ग्राउंड बहुत ज्यादा था, उसी के नाम पर में जो है आपका क्या करते हैं, ऑपरेशन पोलो चलाया था, कब क्या तारीख को, तो क्या कहिएगा, 13 सितंबर 1948 को जो है आपका ऑपरेशन पोलो चलाया। इसी 5 दिन के मेहनत के बाद जो है 17 सितंबर 1948 को फाइनली आपका क्या हो गया, ये हैदराबाद अपना भारत संघ में क्या हो गया भाई, मिल गया, ठीक है। तो इसी दिन को यानी 13 तारीख को शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो और 17 तारीख को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिला लिया गया। इसी 17 तारीख को चिन्हित करने के लिए 17 सितंबर को क्या मनाते हैं, हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे तीनों क्रम आपको याद रखना है कि ये जो आपका देसी रियासत था, देसी रियासत में लगभग तो लोग आ ही गए थे, 3 बचे थे, 3 में से सबसे पहले कौन, क्या कहिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर हरि सिंह विलय पत्र में, जूनागढ़ में क्या हुआ था भैया, जनमत संग्रह हुआ था, ये कब हुआ, 9 नवंबर 1947 को, और 20 फरवरी 1948 को यहाँ पे जनमत संग्रह होकर के मिल गया। और ये कब आया, तो क्या कहिएगा, 17 सितंबर 1948 को आया, यानी आजादी के बाद, आजादी 15 अगस्त 1947 को मिला, और यहाँ पे हैदराबाद भारत में कब मिला, तो क्या कहिएगा, 17 सितंबर 1948 को, यानी 1 साल यानी 12-13 महीना, अगस्त यानी 13 महीना के बाद जो है भारत में जाके मिला। और ये रहा भी, ऐसा नहीं है, जब 1949 में भारत का संविधान लागू हुआ फाइनली, उस्मान अली तब तक वहां का राजा भी बन के रहे 1949 तक, कब तक, 1949 तक, और इसी ने घोषणा किया कि अब भारत का संविधान क्या हो जाएगा, हैदराबाद में लागू होगा। तो इसी को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है, कितने तारीख को, 17 सितंबर को। तो यह 3-4 चीज याद रखिएगा। भारत, पहले भारत को क्या कहिएगा, 2 तरीके का भारत था, अभी उधर हम नहीं जाएंगे, हिस्ट्री वाला पार्ट है, बट आपको ये थोड़ा सा जानना जरूरी था, ठीक है, जो आपको हम बताएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऑपरेशन पोलो तो बहुत बार पूछ लिया जाता है, कब चला था, कब खत्म हुआ था। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो प्रारंभ हुआ और फाइनली आपका कब समाप्त हुआ है, 17 सितंबर 1948 को, और ऑपरेशन पोलो के तहत ऑपरेशन हैदराबाद को मिलाया गया। हैदराबाद का निजाम तो कौन था, उस्मान अली खान था, ठीक है। चले आगे बढ़ता है, और महबत खान को भी याद रखिएगा, जूनागढ़ के राजा थे, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा कर दिया है भैया 1947 के बाद 17 सितंबर 1948 को पोलो शुरू कर दिया, जिसके तहत निजाम के शासन का अंत हुआ है, ठीक है। तो निजाम के शासन का अंत कब हुआ था, 17 तारीख को हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये चीज करते हैं। चलते हैं, आते हैं आगे। आगे क्या है, नीलंगल नालामा योजना किसने शुरू किया, ठीक है। नीलंगल नालामा योजना आपका तमिलनाडु सरकार, देखिए ये एक आउटरीच स्कीम है, ठीक है। आउटरीच स्कीम का कहने का मतलब ये है कि सरकार जितने भी स्कीम चला रही है, उस स्कीम का लाभ पब्लिक तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसी को देखने का ये है आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन है, ठीक है। तो उसी को देखने के लिए ये आपका शुरू किया गया है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, क्या आप ठीक है, यानी जो भी वहां के पब्लिक है उसका मतलब यही है, नीलम्मा नालामा का योजना, क्या आप ठीक है कि नहीं है, ठीक है। योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया, ये एक आउटरीच योजना है, ठीक है। इसका प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और उसके जनता में शिकायतों को क्या करना भाई, समाधान करना है, कि जनता का
शिकायत क्या है उसका समाधान कीजिए, और जो भी आपका योजना चल रहा है उसका कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है नहीं है, तो निलंबा योजना थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्षेत्रीय क्वेश्चन है तो क्षेत्रीय क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है। आते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बावन बूटी हथकरघा। देखिए जब पद्मश्री दिया गया था तो बहुत ज्यादा ये आपका चर्चा में था, अभी मृत्यु हुआ तो भारत ये बिहार के जो है मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उसके द्वारा जो है ना ये बात ये शोक संवेदना भी प्रकट किया गया है कि उसका जो है मृत्यु हो गया। तो वो कौन था, बावन बूटी के हथकरघा थे, उसका नाम था आपका कपिल देव जी, और ये कहाँ के हैं, नालंदा के हैं, ठीक है, नालंदा के हैं, और उसी का नालंदा उसका होम टाउन मतलब डिस्ट्रिक्ट है, तो नालंदा के हैं, उसी का मृत्यु हो गया। ये बिहार से संबंधित है। बावन बावन क्योंकि देखिए पद्मश्री से सम्मानित है, अभी हाल फिलहाल में आपको बताए थे आपका मिथिलांचल के एक वो जो महिला है वो भी आपका पद्मश्री, वो भी उसका भी जो है क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, वो भी पद्मश्री से सम्मानित थी, है ना। तो जो भी इस तरह का निधन होता है खास के आपका पीसीएस लेवल का एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर थोड़ा ऑफिसर बनिएगा तो ऑफिसर वाला आपको थोड़ा सा तैयारी भी रखना पड़ेगा, नहीं रखिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो पद्मश्री से सम्मानित थे, कहाँ की थी, कहाँ के थे ये नालंदा के थे, और इसका फाइनली जो है ये मृत्यु हो गया। किससे संबंधित है, बावन बूटी। बावन बूटी करी तो कई बार पूछा है कि एग्जाम में कि बावन बूटी क्या है, तो बावन बूटी करी है, कहाँ पे, नालंदा क्षेत्र में किया जाता है, और इसको पद्मश्री मिला था। जब इसको पद्मश्री मिला था तो ये भी जो है ये अचूक हो गए थे कि हमको पद्मश्री मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जो कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिए हैदराबाद का उस टाइम का देसी रियासत था। देसी रियासत में से आपका कौन, तो सबसे बड़ा देसी रियासत ये आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका हैदराबाद, और ये आपका जूनागढ़। तो हैदराबाद भैया सबसे क्या था, बहुत अमीर था। ये जो उस्मान अली खान था ना, बहुत अमीर व्यक्ति था, और इसी का फाइनली जाकर के ये 17 सितंबर 1948 को जो है मिल गया, ठीक है। तो चलिए कभी हिस्ट्री की बात आएगी तो देसी रियासत 565 देसी रियासत का कैसे विलय हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक ये जो अलग अलग समिति बनाया गया था, इन समिति का क्या योगदान रहा है, फाइनली जाके आपका देसी रियासत को विलय करके एक आपका जो है भारत में, तो अंग्रेज का ऐसा प्लान था ना, अगर देसी रियासत नहीं होता ना, जो आज बाल्कन देश देख रहे हैं ना कि छोटा छोटा, यहाँ पे क्रोएशिया है, यहाँ पे आपका मेसिडोनिया है, एकदम छोटी छोटी सब देश आपको दिखेगा, एकदम छोटी छोटी सब देश, सर्बिया है, छोटी छोटी, वही हाल हो जाता अपना भी देश का, ठीक है। यहाँ पे अलग देश होता है, यहाँ पे अलग देश होता है, यहाँ पे अलग देश होता है। तो समझ रहे हैं, इस देश को अखंड करने के लिए, एक साथ मिलाने के लिए बहुत लोग आजाद हो गए, तो वो तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं, आजाद होना क्या, आजाद होगा, चलो भाई आजाद। अंग्रेज को एक ना एक दिन कोई भी आदमी अगर अपना कोई कॉलोनी बनाता है, एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जब वहां का जनता जागरूक होगा तो घर वहां जाना ही पड़ेगा, नहीं जाने का कुछ सवाल नहीं। मगर ये स्थिति करके जाना, ये जो स्थिति था, अगर ये स्थिति बन जाता तो ये फिर कभी नहीं सुधरता। देखिए एक पाकिस्तान करके बन गया तो आज भी क्या है, अब कभी मिल सकता है क्या, मिल सकता है क्या, नहीं ना मिल सकता है। हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं वो अलग सी बात है, युद्ध होगा वो अलग सी बात है, बट ऐसे मिलने का एक जो आराम से नहीं होता है कि भाई शांतिपूर्वक आके मिल गया, ऐसा हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा, शांतिपूर्वक तो कभी होगा ही नहीं। तो उसी तरह से अगर ये सारा चीज बन जाता तो समझ रहे हैं कि भारत का क्या होता। हर दिन जैसे आज पाकिस्तान में अफगानिस्तान में देखते ना बम फोड़ता रहता, तो वैसे ही होता रहता। तो ये जो काम है ना, ये बहुत, ये काम को जितना इसका जो है आप जितना इसका जो प्रशंसा कीजिएगा उतना कम है, ठीक है। नहीं तो ऐसा देश का स्थिति कर दिया था, ये अलग छोड़ दिया, ये अलग छोड़ दिया, यहाँ पे अलग छोड़ दिया, मतलब ऐसा छोड़ दिया कि भारत को खंडित खंडित कर दिया था। और इसको करने का काम हम लोग के उस समय के जो योद्धा हैं वो लोग किए, ठीक है। तो उसको हमेशा जो है सम्मान दीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग कल यानी 15 मार्च को फिर से। खूब पढ़िए, मस्त रहिए और तैयारी कीजिए दबा के जम करके, ठीक है, और ऑफिसर बनिए।